तो आई थिंक रिद्धिमान शाह के पास आज बहुत अच्छा चांस था। अगर आज वो 50 भी रन मार देते ना, तो उनका आई थिंक अगले टेस्ट मैच में हम समझते हैं कि उनका पोजीशन जस्टिफाइड है। बट क्योंकि बिल्कुल और ऐसा ही मौका होता है आपको तभी परफॉर्म करना होता है, स्पेशली फॉर विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि वो इतना लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं। आपको तभी परफॉर्म करना होता है व्हेन इट्स नीडेड द मोस्ट। आई थिंक अगर टीम जो है, अगर ऊपर के 3-4 बैट्समैन तीनों चारों सेंचुरी मारते हैं और तब अगर आप आके सेंचुरी मार रहे हो, तो तब शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, वो सेंचुरी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, स्कोर आपका कंसोलिडेट हो रहा है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही अगर आज जैसी सिचुएशन थी हमारी, जहां जितने विकेट्स गिर गए थे, आज अगर हनुमा विहारी और आई थिंक रिद्धिमान साहब दोनों के पास चांस था, अगर वो 50-50 भी मार पाते हैं यहाँ से और इंडिया को एक थोड़ा भी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचा पाते, तो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत अच्छा होता। और ऐसे ही मौके ऋषभ रहते, पंत, मुझे ऐसा लगता। हाँ यही आई थिंक जो एक हीरो और जीरो वाली बात होती है, ये बिल्कुल। इन मौकों से ही होती है। जैसे हमने दिनेश कार्तिक का भी 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में देखा। जब हमारे जो स्टार बैट्समैन है सब फेल हो गए हैं और कोई नए नए बैट्समैन आए हैं जिनको मतलब टीम मैनेजमेंट में इतना फेथ दिखाया है कि इनको वर्ल्ड कप में खिलाने का डिसीजन लिया है, जबकि ये रेगुलर स्टार्टर्स नहीं है टीम इंडिया के, तो बिल्कुल इनके पास में अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जहां पे परफॉर्म करे। और क्योंकि इतने जल्दी विकेट्स गिर गई है, तो इनके पास में पूरा टाइम है खेलने का, पूरा टाइम है इनिंग्स बिल्ड करने का। ऋषभ पंत भले ही बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं, वो भी बहुत यंग है, उनमें भी बहुत ज्यादा फ्लेयर है, उन्हें भी टाइम देंगे तो प्रोबेबली उनका गेम जो है वो और एस्टैब्लिश होगा। वो जितना भी इनएक्सपीरियंस रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने टेस्ट में जो है इंग्लैंड में भी सेंचुरी मारी है, ऑस्ट्रेलिया में भी। लास्ट टाइम जब हम 2018 में ऑस्ट्रेलिया का टूर किए थे हमने, तो उन्होंने 159 का स्कोर किया था 189 बॉल्स में। आई थिंक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे 159 रन 189 बॉल्स में मारना, बिल्कुल स्पेशली फॉर अ यंगस्टर। अगर कोई यंगस्टर ऐसा कर पा रहा है तो उसमें एबिलिटी है, तो आप उसे बिल्कुल। बैक करोगे तो वो प्रोबेबली, हाँ मैं समझता हूँ उन्हें टी20 से क्यों बाहर किया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे टी20 फॉर्मेट में। ओडीआई फॉर्मेट में भी आई थिंक उन्हें ही नीड्स टू डू अ लॉट टू फाइंड हिज फीट, बट इन टेस्ट फॉर्मेट ही हैज स्कोर्ड बिग रन, सो ही शुड बी कंसिडर्ड। और ये 159 छोड़ के भी अगर आप बाकी मैचेस में भी देखो तो उनके ऑड आई थिंक 30 ऑड रन और ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बन ही जाते थे। वेरएज रिद्धिमान शाह के केस में हम वो भी नहीं देख रहे। बिल्कुल। अब उन्हें मतलब एक्सपर्ट्स उन्हें दुनिया का बेस्ट कीपर बोलते हैं और वो सब ठीक है, बट बेस्ट कीपिंग का डिस्प्ले हम हर मैच में देखते हैं क्या? आई थिंक ये मैच में भी आप देखो तो 2-3 ऐसी मौके थे जहां पे वो उन्होंने ट्राई भी किया और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चांसेस भी थे, बट जब आप उन्हें बोल के ही आप क्राइटेरिया ये सेट कर रहे हो कि वो बेस्ट कीपर है और वो एक्स्ट्रा ये सब ऑर्डिनरी कैचेस तो कीपिंग कर रहे पकड़नी हैं, चाहिए, तो ये अगर पकड़ते हैं वो, तो फिर वो जस्टिफाई करते हैं ना उनकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्योंकि है कि वो नॉर्मल एक्स्ट्रा कैचेस तो ऑर्डिनरी कोई भी कीपर कीपर है। पकड़ लेगा। जी जी वही। और ये कैचेस अगर ड्रॉप करनी ही है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जो टफ है, या जो अगर पकड़ ले तो जिन्हें हम स्पेक्टेकुलर कहेंगे, अगर ये छोड़ना ही है तो ये छोड़ तो ऋषभ पंत भी सकते हैं या कोई और बिल्कुल कीपर भी छोड़ सकता है। तो बिल्कुल। फिर आप रिद्धिमान साहा को क्यों खिला रहे हो? यू आर प्लेइंग रिद्धिमान साहा बिकॉज यू वांट हिम टू डू, और यू वांट हिम टू टेक दोस स्पेक्टेकुलर कैचेस और दोस स्पेक्टेकुलर स्टंपिंग्स एंड ऑब्वियसली बॉल कलेक्शन। बट बॉल कलेक्शन आई थिंक हमने पूरा टेस्ट सीरीज जीता ऋषभ पंत कीपिंग करते हुए भी, तो आई डोंट थिंक टीम इंडिया इतना कंसर्न होना चाहिए कि ऋषभ पंत, क्योंकि इतने बुरे कीपर होते तो वो टेस्ट सीरीज में भी वो बहुत ज्यादा लैप्सेस रहते हैं ना, इतने लैप्सेस हमने देखे तो नहीं। बिल्कुल तो नहीं। फिर वो मतलब ही इज गुड इनफ टू प्ले फॉर इंडिया। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऋषभ पंत बहुत ही दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है, बट लेकिन अगर रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत में कंपैरिजन होता है, तो मैं चाहूंगा कि इंडिया, टीम इंडिया, ये इंटेंट, जैसे विराट कोहली, आई थिंक फॉर ऑल हिज शॉर्टकमिंग्स, विराट कोहली एज अ कैप्टन, उनकी सारी शॉर्टकमिंग्स को ध्यान रखते हुए भी एक चीज हम हमेशा बोलते हैं कि ये अपना क्रिकेट जो है इंटेंट के साथ खेलते हैं। तो ये इंटेंट अगर हमें दिखाना है तो वी नीड समबडी लाइक ऋषभ पंत, जो कि एबिलिटी रखते हैं 100-150 रन, 150 रन मारना इज अ बिग थिंग। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल। हमारे किसी कीपर ने 100 रन भी नहीं मारे आज तक के, और कोई एक यंग कीपर आ जाता है, वो तब 20 साल का भी नहीं था, 20 साल का था प्रोबेबली, और वो 159 मार देता है, वो भी नॉट आउट, तो उसकी कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन ये क्राइटेरिया सिर्फ ऋषभ पंत के लिए क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले देखा है कि हम्म जैसे अभी ये मैच हम ले लेके पृथ्वी शॉ, तो कैचेस तो हम्म वो भी छोड़ सकते हैं और बैटिंग तो उनकी भी वैसी ही फ्लेयर वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है हम्म सिर्फ ऋषभ पंत के लिए ये क्यों? क्योंकि तुमने लास्ट अगर हम देखे वर्ल्ड कप से वो टाइम से, हम्म तो ऋषभ पंत में काफी इन्वेस्ट किया था टीम इंडिया मैनेजमेंट ने कि हमारे प्राइमरी विकेट कीपर है ये। लेकिन जैसे वृद्धिमान शाह इंजरी से वापस आए, तो उन्होंने वृद्धिमान शाह को अपना प्राइमरी बना लिया। अगर हम्म लेकिन बेटर ऑप्शन है टीम में, स्क्वाड में अगर बेटर ऑप्शन है कि बैटिंग में अच्छा है, तो सैक्रिफाइस क्यों करना है मुझे नहीं समझता। अगर ऐसी ही चीज थी
तो एमएस धोनी का अगर हम देखें तो लास्ट 2-3 साल से एमएस धोनी बैटिंग में थोड़ा कम कर रहे थे इंडिया के लिए, जो एमएस धोनी को जानते थे कि वो तो बैटिंग उनको नहीं जम रही थी उतना, लेकिन कीपिंग तो उनकी बेस्ट ही थी। तो ऐसा रहे तो फिर कीपर तो कितने टाइम तक भी रह सकता है, अगर वो वर्ल्ड का बेस्ट कीपर है समझो, तो उनको बैटिंग अच्छी नहीं जम रही है तो वो तो कितने भी टाइम तक रह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए, और ये क्राइटेरिया सिर्फ इन्होंने ऋषभ पंत के लिए सेट किया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बाकी कीपर्स भी है, ईशान किशन है जो कि अच्छा करते हैं। आई थिंक मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, ये क्राइटेरिया ऋषभ पंत के लिए नहीं सेट किया है, ये क्राइटेरिया इन्होंने रिद्धिमान साहा के लिए सेट किया करेक्ट। है। हाँ। रिद्धिमान साहा का इंक्लूजन जस्टिफाई करने के लिए ये टीम इंडिया का क्राइटेरिया है कि वी वांट टू प्ले द बेस्ट कीपर, नॉट द बेस्ट कीपर बैट्समैन। और इनके आप समझ रहे स्टेटमेंट्स हर कॉन्फ्रेंस में चेंज होते रहते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी। अगर सी हम सिर्फ ये नहीं देखते कि आज के जमाने में आई थिंक कोई भी ये नहीं देखता कि बेस्ट कीपर को खिलाया जाए। अगर सिर्फ बेस्ट कीपर को खिलाना होता तो टीम इंडिया पास्ट में भी राहुल द्रविड़ को कीपिंग और बैट्समैन बिल्कुल दोनों भी, राहुल बिल्कुल द्रविड़ बैट्समैन थे, उन्हें कीपिंग क्यों करवाया? वो पार्ट टाइम कीपर थे, इसलिए बिल्कुल कीपिंग करवाया ताकि कीपर और बैट्समैन की जो एक पोजीशन है वो सेव हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल कीपर इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते थे। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर बेस्ट कीपर बैट्समैन का क्राइटेरिया ना रखते हुए बेस्ट कीपर का क्राइटेरिया रखते, तो एमएस धोनी प्रोबेबली नेशनल टीम में कभी सिलेक्ट भी नहीं होते थे। होते ही नहीं। क्योंकि बाकी सारे भी जो कीपर थे आई थिंक वो इतने टेक्निकली बुरे नहीं थे, जो उनके पहले आया, दिनेश कार्तिक बोलो बिल्कुल या फिर पार्थिव पटेल बोलो। बट एमएस धोनी क्यों एमएस धोनी है? बिकॉज ही वाज अ मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन एंड ही वाज द करेक्ट बेटर बैट्समैन ऑफ ऑल दीज। ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड, तो एमएस बिल्कुल। धोनी का कंपैरिजन सिर्फ इनके साथ नहीं करना। आई थिंक लिमिटेड ओवर्स में स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के तो वो लेजेंड है। आई थिंक 10K के ऊपर रन्स है उनके, जो पोजीशन पे वो बैटिंग करते थे। तो हम बेस्ट कीपर बैट्समैन देखते हैं, ये हमेशा से और यही एमएस धोनी भी क्राइटेरिया रहा है। टाइम के साथ बेटर हुए विकेट कीपिंग में, उनका तरीका एकदम अलग है अभी भी। जब उन्होंने खत्म किया क्रिकेट हाँ तभी भी उनका तरीका हाँ। अलग था, लेकिन वो जब आए थे तब उतने अच्छे नहीं थे कीपर। एमएस धोनी की अगर हम बात की जाए, एज अ बैट्समैन भी देख लो या एज अ कीपर भी देख लो, तो वो कन्वेंशनली जो एक टेक्निकल होता है प्लेयर, करेक्ट बैटिंग में भी या कीपिंग में भी, वो दोनों में भी कन्वेंशनली है। वो एकदम करेक्ट अनकन्वेंशनल है। उनकी कीपिंग की टेक्निक देखी जाए या उनकी बैटिंग की टेक्निक देखी जाए, दोनों अनकन्वेंशनल है। बट अनकन्वेंशनल होने के बाद में भी इट वाज समथिंग दैट वाज वर्किंग, राइट? करेक्ट सो ऑब्वियसली आप उस चीज के साथ कंटिन्यू करते हो जो वर्क कर रही है। तो एमएस करेक्ट धोनी उसका प्राइम एग्जांपल है। और आजकल जमाने में कोई भी ये नहीं देखता कि, आज के जमाने में कोई ये नहीं देखता कि कीपर यानी हमें बेस्ट कीपर चाहिए। ये हमने, टीम इंडिया ने रिद्धिमान साहा का इंक्लूजन जस्टिफाई करने के लिए नया क्राइटेरिया बनाया एब्सोल्युटली। है। और इसमें सिर्फ टीम मैनेजमेंट का नहीं, आई थिंक एक्सपर्ट्स भी काफी। सारे एक्सपर्ट्स, हम जितने भी टीम इंडिया के जो पैनल, जो बीसीसीआई का पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, हम सारे एक्सपर्ट्स को देखते हैं तो सब रिद्धिमान साहा को ही खिलाने के फेवर में होते हैं। और व्हाइल आई एग्री ही इज द बेस्ट कीपर अराउंड इन करेक्ट इंडिया, वर्ल्ड का बेस्ट कीपर बोलना आई थिंक मेरे हिसाब से कोई बिल्कुल भी, नहीं। मतलब ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन भी होता है, बट ये बहुत ज्यादा, आई थिंक ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट हो जाता है और किसी मुझे को भी ऐसा लगता वर्ल्ड है का वर्ल्ड का बेस्ट हम उसे ही कहेंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो। तीनों फॉर्मेट भी खेलता हो। और आई थिंक आजकल ये क्राइटेरिया ही नहीं रहा है बेस्ट कीपर का, बेस्ट करेक्ट कीपर बैट्समैन का क्राइटेरिया बन चुका है। बिल्कुल अगर आपके पास में अगर कोई भी अच्छा कीपर बैट्समैन ही नहीं है, तो फिर आप बेस्ट कीपर को खिलाते। करेक्ट जैसे बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके जो कीपर्स होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास में भी आई थिंक एडम गिलक्रिस्ट के पास में बाद में कोई ऐसा कीपर बैट्समैन नहीं था जो बहुत कंसिस्टेंटली बैटिंग करता, तो करेक्ट वो बेस्ट कीपर था ब्रैड हैडन, उसको खिलाते थे। बट अगर उनके अभी भी उनके पास में वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इसलिए वो मैथ्यू वेड, एलेक्स कैरी और टिम पेन, ये पेन। तीनों को कंटेंट में रखते हैं, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है। करेक्ट वेयर एज आप देखो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के जो दोनों कीपर बैट्समैन है, दोनों एज अ बैटर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो वो दोनों को भी टीम में खिलाते हैं, जॉनी बिल्कुल बेयरस्टो और जॉस बटलर को, क्योंकि दोनों एज अ बैट्समैन भी टीम में खेलने लायक है और एज अ कीपर भी, तो इसलिए उन दोनों को खिलाया जाता है। तो हमने भी ये, क्योंकि अब इंडिया के पास में भी कीपर बैट्समैन की कमी नहीं रही है। आप देखोगे तो संजू सैमसन है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, तीनों अपने अपने तरीके से अच्छे बैट्समैन है। तीनों के पास में अपने अपने तरीके से हिटिंग एबिलिटी भी है। और करेक्ट आई थिंक संजू सैमसन के पास ज्यादा क्लास है, ऋषभ पंत के पास ज्यादा फ्लेयर है, और बिल्कुल ईशान किशन थोड़े ज्यादा गट्सी है। बट तीनों आई थिंक एज अ बैट्समैन अपनी पोजीशन भी जस्टिफाई करते हैं टीम में, क्योंकि उनके पास में टैलेंट है। तो ये करेक्ट चीज मैं देखना चाहूंगा कि क्राइटेरिया ना चेंज होते जाए। मतलब फिर ऐसा अगर हम करेंगे कि हम बेस्ट कीपर का ही क्राइटेरिया बना देंगे, तो फिर लोग बैटिंग पे कंसंट्रेट करना ही बंद कर देंगे और सिर्फ कीपिंग बिल्कुल पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो ये बिल्कुल। तो मतलब गलत चीज को प्रमोट करना हो गया ना। आज हमें थोड़ा सा तो वो प्रोग्रेसिव, वन डिमेंशनल हो गया ना। एग्जैक्टली,
तो और यही वन डायमेंशनल अप्रोच आप एक पोजीशन पे रखते हो और फिर दूसरे पोजीशंस में आप बोल रहे हो कि हमें थ्री डायमेंशनल प्लेयर्स चाहिए, तो बेसिकली वही आप चाह वो क्या भी रहे चीज हो? को ये चीज को जस्टिफाई करने के चक्कर में इंडिया ने वर्ल्ड कप मुझे ऐसा लगता है वो गवा दिया था। तो ये मैनेजमेंट का ये प्रॉब्लम रहा है। और जैसे वृद्धिमान साह का हम देखे जो क्राइटेरिया सेट हम्म किया है उन्होंने, तो फिर ऐसा है तो फिर थोड़ा बैटिंग की तरफ भी क्राइटेरिया सेट कीजिए कि बेटर बैट्समैन और एवरेज कीपर। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर। हाँ, और ऋषभ पंत ठीक है, मतलब ऐसा नहीं ऋषभ पंत बेस्ट कीपर है, बट ऋषभ पंत ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लैप्सेस होते हैं उनके कीपिंग में। तो एज अ कीपर वो जरूर ऐसा नहीं है कि वो सबसे एथलेटिक कीपर है, बट सबसे ऐसे भी कीपर नहीं है कि जिनके बहुत ज्यादा लैप्सेस है या गैप्स ही है। तो आई थिंक, और जिस हिसाब से उनका ओवरसीज परफॉर्मेंस रहा है, जो रन्स बने हैं, आई थिंक उन्हें कंसिडर करना ही चाहिए। और हो ही शुड सकता है बी। ऋषभ पंत अगर अगले मैच में आए तो वो दोनों इनिंग्स में 0-0 बनाए। लेकिन एक उम्मीद का रहता है कि अगर इंडिया को टारगेट चेस करना है या या फिर ऐसी सिचुएशन आए जहां पे एग्जैक्टली। फास्ट मारना है रन्स, तो वहां पे हम वृद्धिमान शाह से ज्यादा ऋषभ पंत पे भरोसा कर सकते हैं कि वो क्विक 20 बॉल्स 50 मारेंगे या फिर क्विक 20 बॉल्स 40-30 ऐसा मार सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशंस की बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल दोनों में एबिलिटी नहीं है। आज अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि पृथ्वी शॉ है, शुभमन गिल है, देवदत्त पडिक्कल है, या फिर यशस्वी जायसवाल है, ये लोग फ्यूचर है हमारे कंट्री बिल्कुल। का। आप आज से 4-5 साल यही प्लेयर्स को खेलते देखोगे टीम इंडिया में। करेक्ट। आज जो देख के हमें लग रहा है, तो ये फ्यूचर है। बट मैं आज क्यों कहता हूँ कि केएल राहुल को खिलाओ, क्योंकि केएल राहुल हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो भी करेक्ट। एक टाइम यंग थे और अब वो 27 है, वो अपने प्राइम में है। उन्होंने इन लोगों से बहुत ज्यादा दुनिया देख ली है, लिमिटेड ओवर्स में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली खेल लिया है, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। करेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस देना भी जरूरी होता है किसी प्लेयर को। प्लस ऋषभ पंत, ये बहुत ज्यादा आयरॉनिक है कि उन्हें लाया टी20 बैट्समैन के हिसाब से था, क्योंकि उनके आईपीएल में काफी ऐसे बड़े नॉक्स रहे हैं। इस वजह से उन्हें लाया टी20 के हिसाब से था, उसमें वो इनकंसिस्टेंट रहे, और टेस्ट में वो उस हिसाब से काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। तो क्राइटेरिया अगर आप सेट कर रहे हो, तो क्राइटेरिया आपका एकदम बोल्ड में रहना चाहिए कि चाहे कोई आ जाए, ऋषभ पंत आ जाए, रिद्धिमान साहा आ जाए, या कोई भी प्लेयर आ जाए, हम यही क्राइटेरिया, हमें बेस्ट कीपर ही चाहिए। बेस्ट कीपर बैट्समैन नहीं, हमें बेस्ट कीपर ही चाहिए। और फिर यही क्राइटेरिया पे आप हमेशा, मतलब ये एटलीस्ट ये मैनेजमेंट हमेशा यही क्राइटेरिया को यूज करके आगे बढ़े। आप ऐसे बिल्कुल। क्राइटेरिया चेंज मत करते रहो प्लेयर्स के इंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए। मेरा बस ये कहना लास्ट सीरीज में अगर जैसा देखे हम, तो अगर ये क्राइटेरिया था कि बेटर कीपर चाहिए और एवरेज है। बैट्समैन रहे, तो मुझे ऐसा लगता है लास्ट सीरीज भी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 18 में, तो उसमें भी पंत की जगह संजू सैमसन को खिलाना चाहिए था क्योंकि बहुत बेटर कीपर है उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वही क्राइटेरिया रखना है तो फिर बेटर कीपर ही क्यों नहीं लेके जाए। हाँ, खैर, तब तो क्योंकि संजू, आई थिंक प्रोबेबली ऋषभ पंत जो थे, आई थिंक ऋषभ पंत और संजू सैमसन, इन दोनों में कभी कंपैरिजन हुआ ही नहीं है। आई थिंक ऋषभ पंत वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस कीपर आफ्टर धोनी। अगर हम किसी को ग्रूम करना चाहते थे सबसे पहले, तो वो ऋषभ पंत थे। उन्हें टी20 में भी लाया गया, उन्हें ओडीआई में भी लाया गया, इनकंसिस्टेंट, और उन्हें काफी टी20 मैचेस में इंडिया ने, अगर एक चीज ऋषभ पंत के साथ सही की है, तो टी20 में उन्हें बहुत ज्यादा मौके दिए हैं और वो फेल हुए हैं। टेस्ट में उन्होंने अच्छा करते हुए भी उनसे मौका लिया गया है। हाँ तो बिल्कुल। आप समझ, टी20 में आई थिंक उन्हें जरूरत से ज्यादा मौके दे दिए गए हैं, और टेस्ट में अच्छा करते हुए भी उनसे मौके छीने गए। तो ये थोड़ा सा जो है, मतलब एक हिसाब से देखो तो बैलेंस्ड है मतलब आप अप्रोच देखो तो। बट जहां वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहां उन्हें खिलाओ। और टी20, जैसे इस बार उन्हें टी20 और ओडीआई के स्क्वाड में नहीं लिया गया था, और शायद ना आपने इस बात पे कंप्लेन की, ना मैंने की, क्योंकि वो जस्टिफाइड था उनके परफॉर्मेंस के बिल्कुल। लिए। बट टेस्ट में इट इज नॉट जस्टिफाइड। आप क्राइटेरिया सिर्फ एक प्लेयर के इंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बना सकते। आई थिंक रिद्धिमान साहा बहुत अच्छे कीपर होंगे, लेकिन हमें ये टूर पे बैटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया में एक बार का प्रोबेबली चल जाता है, क्योंकि सारे बैट्समैन कहीं ना कहीं चिप इन कर देते हैं, और जो बैट्समैन आई थिंक सेंचुरी बनाते हैं वो डबल सेंचुरी भी हमने लास्ट कुछ मैचेस में देखा, लास्ट कुछ सीरीज में देखा, कोई ना कोई प्लेयर डबल सेंचुरी बनाते ही आ रहा है। रोहित शर्मा हो, मयंक अग्रवाल हो, विराट कोहली ने तो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा डबल सेंचुरीज बनाई। बिल्कुल। तो इस वजह से अब हमारा कीपर अगर इतनी ज्यादा बैटिंग ना भी करे तो चल जाता है। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब जगह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऋषभ पंत हैज प्रूवन इन द पास्ट दैट ही कैन डू इट। सो आई मीन वी शुड गो अहेड विद ऋषभ पंत, एज सिंपल एज दैट। क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहना चाहिए, खत्म। बिल्कुल क्राइटेरिया सेम रहना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत ही प्राइमरी होने चाहिए अगर विकेट कीपिंग की बात है। और अगर वो मौका गवाते हैं जैसा उन्होंने टी20 में गवाया, तो फिर आपके पास मौका है, आपकी टीम मैनेजमेंट के पास मौका है कि आप चॉप एंड चेंजेस करें। लेकिन कोई अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उनको पीछे खींच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा मैनेजमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि यही चीज अभी रिसेंट में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट लिया, तो उन्होंने यही कंप्लेंट किया था कि उनके टीम मैनेजमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो यही प्रॉब्लम था। तो मुझे ऐसा लगता है इंडियन टीम मैनेजमेंट इसके लिए नहीं जानी जाती थी, क्योंकि अगर हम देखें वृद्धिमान शाह को, तो जिस हिसाब से उनको सपोर्ट मिल रहा है,
तो ऐसी कंप्लेन तो आनी नहीं चाहिए टीम मैनेजमेंट के ओर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए पंत को जो पोजीशन पे हो। अजिंक्य प्रोबेबली एक रीजन, मतलब ये मैं टीम मैनेजमेंट, मुझे नहीं पता टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, बट ये प्रोबेबली हो सकता है, जैसे कई बार उन्होंने कहा है कि वो ये सब टैक्टिकल डिसीजंस भी लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि पिचेस थोड़ी टफ रहने वाली है और कीपर की बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है, अच्छे कीपर की, वो रिद्धिमान साहा को सिलेक्ट करते हैं। जब न्यूजीलैंड में उन्हें लगा कि बेटर बैट्समैन की जरूरत रहेगी तो उन्होंने ऋषभ पंत को सिलेक्ट किया था। तो अभी प्रोबेबली ये पिंक बॉल टेस्ट मैच था और यहाँ पे बॉल ज्यादा स्विंग होगा ऐसा लगा था, इसलिए तो रिद्धिमान साहा को चूज नहीं किए। क्योंकि अगर ये रीजन है कि हम कुछ मैचेस पंत को भी चांस देंगे और कुछ मैचेस साहा को देंगे जहां हमें लगता है कि हमें बेटर कीपर की जरूरत है, अगर वैसा कुछ हो, अगर कोई टैक्टिकल एडजस्टमेंट हो, तो देन इट इज जस्टिफाइड। टैक्टिकल चेंजेस आई थिंक जब हम इतने बड़े लेवल पे खेलते हैं और इतना बड़ा टूर होता है, टूर डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया का टूर, मीडिया का हो या कुछ भी कहो, इसे सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है। इंग्लैंड से भी ज्यादा अटेंशन ऑस्ट्रेलिया के टूर को मिलता है, और Correct. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये टूर है जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ग्रूलिंग भी होते हैं और आई थिंक जो हमारे फैंस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आई थिंक हर प्लेयर जो पूरा स्क्वाड होता है सबको टैक्टिकल जो चेंजेस है उसके लिए रेडी रहना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए कि प्रोबेबली हर मैच में हो सकता है हर मैच के बाद कुछ ना कुछ चेंज देखने मिले, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये टूर जीतना जरूरी है। तो इसमें चॉपिंग एंड चेंजिंग, जो कि मैं बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकता, चॉपिंग एंड चेंजिंग इज समथिंग दैट आई डोंट अग्री विद दैट बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट ये सब टूर्स पे प्रोबेबली जरूरी हो जाता है, इसे टैक्टिकल चेंजेस कहते हैं। तो ये भी हो सकता है एक कारण। टीम मैनेजमेंट का क्या कारण है मुझे नहीं पता। अगर मैं सोचने जाऊं, अगर मैं रेडिकली सोचने जाऊं या फिर मैं अगर रैशनली सोचने जाऊं, सॉरी, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि ये रीजन। लेकिन अगर ये टैक्टिकल चेंजेस है जैसा आप कह रहे हैं, तो अगर वृद्धिमान शाह 40-50 ऐसा बना लेते तो आप सेकंड मैच में चेंज करते या नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्टिकल चेंज टीम इंडिया ने किया है। मैं बस इसी तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ पर्सनली। जैसा इसके पहले हमने जब टीम का प्रीव्यू दिए थे तब भी मैंने और आपने दोनों ने भी ऋषभ पंत को चूज किया था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रॉ बैटिंग एबिलिटी। ऐसा भी नहीं हम कह रहे कि ऋषभ पंत अगर नेक्स्ट मैच खेलेंगे तो सेंचुरी मारेंगे या 50 बिल्कुल। मारेंगे, हो सकता है उन्हें पैर भी मिले, हो सकता है दोनों इनिंग्स एक्सपेक्टेशन में का वो रहता डक, है एक। हाँ हो सकता है दोनों इनिंग्स में डक पे आउट हो। बट बिल्कुल। जैसे विराट कोहली बैटिंग करने आते हैं तो हम, वो भले ही फेल हो या कुछ भी हो, इंडिया को उनसे उम्मीद रहती है ना कि विराट कोहली कुछ करेंगे, भले इंडिया बिल्कुल। कितना भी गंदी आज 15 पे 5 भी, कल 15 पे 5 भी थी इंडिया अगर टेस्ट मैच में, तो भी हमें एक्सपेक्टेशन थी ना कि विराट कोहली कुछ करेक्ट। करेंगे। नहीं करेक्ट। कर पाए वो, बट हमें एक्सपेक्टेशन रहती है। करेक्ट। रिद्धिमान साहा से मुझे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती और आई थिंक प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती जो करेक्ट। ऋषभ पंत से प्रोबेबली रहेगी। तो वो करेक्ट। एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लेयर के एबिलिटी के बारे में बताता है। बट आई बिल्कुल। होप कि टैक्टिकल एडजस्टमेंट हो और टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स होते रहे क्योंकि टूर है, बड़ा टूर है, तो ये सब जरूरी है। आई थिंक देखते हैं विकेट अभी। कीपिंग का तो मैं उम्मीद करते हैं कि सेकंड मैच में जैसा हमने डिस्कस किया था कि पंत को पहला चांस मिलना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत को मौका मिलेगा सेकंड टेस्ट से। या मैन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो चलो ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू। ऋषभ पंत, मोर पावर टू यू। रिद्धिमान साहा, ऑल माय रिस्पेक्ट।